प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका स्वागत है स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर कर लिया था कि भाषा क्या है, भाषा के बारे में हमने जान लिया था कि भाषा आखिरकार कहते किसे हैं, और भाषा के हमने प्रकारों पर भी जो है बात कर ली थी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ भाषा, ये भी हमने समझ लिया था। बोली क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। यानी किसी भाषा से जो निकली हुई कोई छोटी टुकड़ी होती है उसी को भाषा बोली कहा जाता है। कोई छोटी टुकड़ी हो उसी को बोली कहा जाता है, वो जो सम्मिश्रित हो। ठीक है, तो जैसे अवधी एक बोली है, ब्रजभाषा एक बोली है, ब्रजी एक बोली है। तो ये सब बोलियां हैं मुख्यतः, तो इन सबको बोलियों की श्रेणी में रखा जाता है। आगे हम समझेंगे हमारा एक सेशन, उसमें एक छोटा सा बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था वो हमारा रह गया था। वो रह गया था व्याकरण, जो हमें समझना है। व्याकरण, व्याकरण आखिरकार होता क्या है इसे जानना है हमें कि व्याकरण से मतलब क्या है। ठीक है, हिंदी तो भाषा हमने समझ ली कि भाषा है हिंदी, और भाषा के साथ साथ ये भी हमने समझ लिया कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण को समझते हैं। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा, व्याकरण को समझते हैं। व्याकरण की परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। किसी भी शब्द को समझने से पूर्व उससे उस कोई भी जो हम बिंदु, जिस भी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हूँ उस बिंदु को समझने से पूर्व उसकी परिभाषा जान लेना, उसकी डिफिनेशन जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि भाषा आखिरकार होता क्या, व्याकरण आखिरकार होता क्या है। व्याकरण उसे कहते हैं भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना या बोलना, इन सारे कार्य जिस भी बिंदु के तहत किए जा रहे हों, जिस भी बिंदु के तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हों वो बिंदु शास्त्र में व्याकरण कहलाते हैं या व्याकरण शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है, व्याकरण में भाषा, ठीक है, व्याकरण जो होता है उसमें भाषा जो है वो वर्ण, व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। यानी किसी भी भाषा के वर्णों पर, शब्दों पर, पदों पर तथा वाक्यों पर, इन सब पर व्याकरण में विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके कई अंग भी होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्हें हम समझेंगे। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं। तो इन 4 अंगों को हम समझेंगे और एक एक करके सबको जो है परिभाषित करते हुए चलेंगे कि आखिर ये क्या है क्या। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर होगा कि व्याकरण जो है वो होता है किसी भी भाषा को, जो है किसी भी भाषा के वर्ण को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना आदि इत्यादि कार्य जो भी हम करते हैं शुद्ध रूप में, किसी भाषा के साथ शुद्ध रूप में व्यवहार करते हैं। मोटा मोटा ये समझते हैं किसी भाषा के साथ शुद्ध रूप का व्यवहार अगर हम करते हैं तो व्याकरण के तहत ही करते हैं या व्याकरण के माध्यम से ही करते हैं। व्याकरण के जो है 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं, अब इन 4 अंगों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। ये समझेंगे कि ये 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है वर्ण विचार। पहला होता है वर्ण विचार, यानी वर्णों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, व्याकरण में हम वर्णों पर विचार करते हैं, वर्ण विचार। दूसरा होता है हमारा, एक एक करके भी सबको डिफाइन करेंगे, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार। ठीक, और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है पद विचार, यानी किसी पद पर हम विचार करते हैं। ठीक है, किसी भी पद पर विचार करना। और साथ ही साथ एक और होता है जिसे वाक्य विचार कहा जाता है। नंबर 4 वाक्य, वाक्य विचार। ठीक, अब आइए एक एक करके इन सबको डिफाइन करते हुए चलेंगे। प्रथम से पहले शुरू करेंगे, फर्स्ट वाले से पहले शुरू करेंगे वर्ण विचार से। वर्ण विचार यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक, तो उसके आधार पर हम व्याकरण में अध्ययन करते हैं, यानी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी वर्ण का अध्ययन करते हैं। ठीक, अच्छा, शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। किसी वर्ण के सार्थक मेल की हुई किसी वर्ण के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ नाम, तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं। ठीक, राम और नाम सार्थक शब्द हैं। और यहाँ मैंने लिखा राम
और वाम। ठीक, अब वाम का क्या मतलब है? वाम कहीं कहीं कभी कभार ही कहीं कहीं ऐसे डिफिकल्ट कंसोनेंट्स में जो है उपयोग होता है वाम जैसे शब्द, पर यहाँ राम के साथ वाम जोड़ना ये निरर्थक है। ठीक है, तो ये राम के साथ जो वाम जुड़ा हुआ है ये निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये वर्ण का सार्थक मेल नहीं है, ये वर्ण का निरर्थक मेल है, इसलिए वाम जो है वो जो है व्याकरण के अंतर्गत शुद्ध नहीं माना जाएगा, व्याकरण के अंतर्गत शुद्ध नहीं कहा जाएगा। चलिए ठीक है, शब्द विचार हो गया। पद विचार पर हम चर्चा करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं, जैसे नेहा दूध पीती है। ठीक, वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे वाक्यों में जो पद प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे नेहा, मैंने कहा नेहा दूध पीती है। ठीक, पीती है, अब ये एक पूरा पद है। ठीक, नेहा क्या करती है? दूध पीती है। तो इस पद को, यह पद स्पष्ट हो रहा है, यह पद मूलतः हमें यह पता चल रहा है कि यह पद जो है क्या है? नेहा दूध पीती है। हमें इससे प्रॉपर पता चल रहा है कि नेहा दूध पी रही है, यानी व्याकरण के अंतर्गत इसका शुद्ध वर्गीकरण यानी इसका शुद्ध जो है हम अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। पद विचार में वाक्य विचार हम समझते हैं। वाक्य विचार में होता क्या है इसे हम समझेंगे। ठीक है, एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ, ठीक है, एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा पूरा समझा जा सके। ठीक, पूरा पूरा समझा जा सके उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्वी किताब पढ़ता है। ठीक, कोई ऐसा वाक्य जिसके कोई ऐसा पद जुड़ा हुआ हो, जो पदों से एक तरह से जुड़ा हुआ हो और उसका पूरा पूरा एक अर्थ निकल रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही जो है कहा जाता है कि ये यही जो है वाक्य है, सार्थक वाक्य है, और इसी को व्याकरण में सार्थक वाक्य कहा जाता है। यानी मोटा मोटा एक तरफ से समझ लेते हैं वर्ण विचार। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हम उन छोटी ध्वनियों का अध्ययन करते हैं जो छोटी ध्वनियाँ होती हैं, व्याकरण में व्याप्त होती हैं, और व्याकरण की जो अंग होती हैं उन छोटी ध्वनियों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदी में व्याकरण की ध्वनियों में छोटा, बड़ा, ठीक है, ये सब सारे वर्ण हैं। बड़ी, ठीक, बड़ी, छोटी, ये सब सारे वर्ण हैं, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत। और उसके बाद शब्द विचार, यानी इन्हीं शब्दों से मिल करके, इन्हीं वर्णों से मिल करके एक शब्द की रचना होती है। जैसे राम, ठीक, काम, ठीक, दाम, ठीक, और कह सकते हैं श्याम। ठीक, तो ये सारे इन्हीं सभी शब्दों से, स्वर और व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, और स्वर और व्यंजनों से मिलकर जब बनते हैं तो ये सार्थक शब्द होते हैं। यानी मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। पद किसे कहा जाता है ये समझ लेते हैं। पद कहा जाता है कि जो है ये शब्दों के सार्थक मेल, यानी जैसे नेहा दूध पीती है, ठीक, वो उसका सार्थक मेल है। ठीक, और वाक्य किसे कहा जाता है? वाक्य उसे कहा जाता है एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा हो। कोई ऐसे शब्दों का समूह हो जिसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा हो, पूरा पूरा मतलब जिसका पता चल रहा हो। जैसे मैंने कहा अमर, अमर किताब, किताब पढ़ता है, पढ़ता है। क्या करता है? अमर किताब पढ़ता है। सिंपली इसमें ये समझ में आ रहा है, साधारणता हमें ये समझ में आ रहा है कि वाक्य जो है पूरा स्पष्ट है। ये हमें समझ में आ रहा है कि अमर क्या कर रहा है, तो अमर किताब पढ़ रहा है। ये हमें पूर्ण रूप से पता चल रहा है। ठीक, तो इसी को कहते हैं भाषा के 4 अंग, और भाषा के इन्हीं 4 अंगों का अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, भाषा के इन्हीं 4 अंगों का अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले वर्ण का, दूसरे नंबर पर शब्द का, तीसरे नंबर पर पद का, और चौथे नंबर वाक्य का। यानी इन चारों का अध्ययन हम जो है व्याकरण के अंतर्गत करते हैं या व्याकरण के अंतर्गत समझते हैं। वर्ण विचार यानी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। शब्द विचार यानी वर्णों के सार्थक मेल को जो है शब्द कहा जाता है।
और जो है पद विचार यानी जो वाक्यांश होते हैं, जो सॉरी जो पद जो शब्द होते हैं उनके शब्दों का जो है एक रूपता में लिखना, एक रूप में लिखना पद होता है, एक पद पूरा हो जाता है। और अगर वही वाक्य में प्रयोग हो रहा हो, वाक्य में एक सार्थक मेल हो रहा हो, यानी एक ऐसा शब्द समूह जिसका पूरा पूरा सार्थक समूह या ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा सार्थक जो है निकल रहा हो, मतलब निकल रहा हो, ऐसे शब्द समूह को जो है क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ठीक है, आशा है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें और 2-4 बिंदु रह रहे हैं, उनको भी क्लियर कर ले रहे हैं। ये मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की जो है बुक से जो भी मैं जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में उल्लिखित है, तो वहीं से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के यानी ये जो वाक्य है इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक, इसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1 और 2। ठीक, तो पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक, यानी किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। दूसरा होता है विधेय। ठीक, विधेय। आइए एक एक करके इन दोनों पर परिचर्चा करते हैं। उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य समझते हैं, यानी उद्देश्य से क्या मतलब है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है। ठीक है, अंशु क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि अंशु सेब खा रही है। अंशु उद्देश्य के रूप में यहाँ प्रयोग हो रही है। अंशु के बारे में उद्देश्यात्मक जो है बात की जा रही है, यानी उसे उद्देश्य समझकर बात की जा रही है अंशु के बारे में। आइए अब आगे पर चर्चा करते हैं विधेय किसे कहते हैं, यानी विधेय का क्या मतलब होता है। विधेय का मतलब ये होता है कि जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है, मैंने पहला वाक्य बोला, तो उसमें इस वाक्य में अंशु के विषय में कहा गया है कि अंशु क्या खा रही है, सेब खा रही है। तो अतः वाक्य का वह भाग विधेय है, यानी वाक्य का यह भाग अंशु जो है ये उद्देश्य है और सेब खा रही है यह क्या है, यह विधेय है। सेब खा रही है यह विधेय है। ठीक, तो इन बिंदुओं को हम याद रखेंगे। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट ना हो, अगर किसी भी प्रकार से दी गई जानकारी आपको जो है अपूर्ण लगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रॉपर वीडियो दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे। और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपका जो है पहला चैप्टर पूरा हमने कवर कर लिया है आज की वीडियो में। दूसरे चैप्टर से हम अगले दिन से प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे चैप्टर को देखते रहने के लिए, दूसरे चैप्टर की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि उनको भी उनकी पढ़ाई में मदद मिल सके। धन्यवाद।